गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों, सब लोग आई होप बहुत मजे में रहेंगे। एंड आई एम हियर टू डिस्कस विथ यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोगों ने यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। वी एट सी ए गेट टेस्ट सीरीज हैव स्टार्टेड अ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज गाइज, एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर सी ए इंटरमीडिएट ऑल सब्जेक्ट्स। एंड बहुत बढ़िया न्यूज ये है कि अभी जो बैच चल रहा है फेस टू फेस वाला, उसमें सभी स्टूडेंट्स ये टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और पहला पेपर ऑलरेडी दे दिया है स्टूडेंट्स ने। तो आई केम हियर टू डिस्कस कि ये जो पेपर स्टूडेंट्स ने दिया है इनके आंसर का लॉजिक्स, वो आंसर के लॉजिक्स डिस्कस करने के लिए यहां पर मैं आया हूं। एंड आई एम वेरी श्योर कि काफी लोग जो इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं वो एक्साइटेड रहेंगे अपने आंसर्स जानने के लिए। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। एंड काफी लोगों ने, जिन लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, डोंट वरी, अभी पहला ही टेस्ट हुआ है, 2 चैप्टर पर हुआ है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड लेवरेज चैप्टर। तो ये चैप्टर पर हमने 40 मार्क्स का टेस्ट यहां पर स्टूडेंट्स को दिया था और ये रहा वो 40 मार्क्स का टेस्ट आपके स्क्रीन पर। और हम चाहते हैं कि ये जो टेस्ट है ये आपके साथ डिस्कस हो, इसलिए मैं यहां पर हूं। और अगर आपके पास ये पेपर नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं, आप स्क्रीन से पेपर पढ़ सकते हो मेरे साथ। आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, मेरे साथ अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो के साथ साथ आप पॉज कर अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना पेपर चेक कर सकते हो। इसके आगे के पेपर के लिए एनरोलमेंट अगर आपको करना होगा तो यहां पर स्क्रीन पर हमारा नंबर भी है 7880660008। आई रिपीट 7880660008। तो यहां पर आप कॉल कर आपका टेस्ट सीरीज भी बुक कर सकते हो। अलॉन्ग विथ एफएमई को आप बाकी सब्जेक्ट का भी टेस्ट सीरीज बुक कर सकते हो। इनके सभी के पेपर्स आपको चेक करके मिलेंगे विथ प्रॉपर रिमार्क्स एंड मॉडल आंसर्स। यस, क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ एफएमई को मेरा है तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पर आकर आपके साथ इंटरैक्ट करते हुए ये सॉल्व किया जाए। तो कम ऑन गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। एक बार कभी भी क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन में लिखा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 रहेंगे, आपके पास नंबर ऑफ प्रिंटेड पेपर्स 2 है पेजेस, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 मार्क्स का पेपर है ये। टाइम अलॉटेड इज 1 hour 15 minutes टाइम। चैप्टर्स के नाम है लेवरेज एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, क्योंकि ये 100 मार्क का पेपर नहीं है, इसलिए सभी क्वेश्चंस यहां पर कंपलसरी कैटेगरी में रखे गए हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड टेक्सटाइल लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 2021। स्केल्स दे रखा है, पीवी रेशियो दे रखा है, देन ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज दिया है। Using the concept of leverage, we are supposed to find out and verify in each case the percentage change in taxable income if the sales are increased by 15%. taxable income मतलब EBT होता है दोस्तों। percentage change in EBIT if sales decrease by 20%, and percentage change in taxable income again means EBT if EBIT increase by 15%। तो यहां पर एक नहीं 3 क्वेश्चन नजर आ रहे मुझे, और ये तीनों क्वेश्चंस जब हम करेक्टली सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेंगे पूरे 10 मार्क विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। सो कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर। आई होप आप सब लोग कंफर्टेबल रहेंगे। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया जा रहा है और सॉल्व किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको याद होगा क्वेश्चन में हमको सेल्स दे रखा था 15 लाख का और पीवी रेशियो दे रखा था 70% का। पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम सबको पता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सो हम क्या करेंगे, यहां पर पीवी रेशियो यूज कर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, क्योंकि सेल्स का फिगर हमें ऑलरेडी दे रखा था। सो आवर लॉजिक विल बी सिंपल, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करना अलाउड नहीं है, यहां पर कंट्रीब्यूशन पूरा लिखना पड़ेगा। पीवी रेशियो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंट्रीब्यूशन you are not supposed to use short form. I am chartered accountant, I can do anything, but you are not supposed to do that. Okay, so contribution will be sales into PV ratio। हमारे पास sales का फिगर दिया है 15 lakhs and PV ratio कितना दिया है हमें 70%। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 15 लाख का 70% गाइस, तो 15 lakhs into 0.7 will come 10,50,000। तो क्या बन गया, ये हमारा कंट्रीब्यूशन का फिगर आ चुका है हमारे पास 10,50,000। एवरीबॉडी, आई होप कंट्रीब्यूशन सबका करेक्ट होगा।
फिर उसके बाद आपको निकालना होगा आपका ईबीआईटी। ईबीआईटी कैसे निकलेगा? अल्टीमेटली हमारे पास कंट्रीब्यूशन रेडी हो चुका है तो हम डीओएल यूज कर सकते हैं। और अगर हम डीओएल यूज करेंगे, डीओएल इज इक्वल टू फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन, बोलिए मेरे साथ, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। सो गाइस यू हैव योर डीओएल रेडी विथ यू इन द क्वेश्चन। डीओएल कितना दिया था? 1.4 टाइम्स था शायद। यस, डीओएल इज 1.4 टाइम्स, करेक्ट। तो ये डीओएल हम यूज करने वाले हैं। यहां पर हम लिखेंगे 1.4 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इज 10,50,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। सो इस लॉजिक से देयरफॉर ईबीआईटी विल बी इक्वल टू 10,50,000 डिवाइडेड बाय 1.4, और वो कितना होता है? Yes, 7,50,000 guys. Your answer comes to 7,50,000 का EBIT का नंबर आता है आपका। आ रहा है क्या सबका ये आंसर करेक्ट आया है क्या? ग्रेट गोइंग। उसके बाद हम लोग निकालेंगे हमारा EBT। EBT निकालने के लिए हमारे पास DCL रेडी होना चाहिए, ताकि हम लोग DCL का फॉर्मूला यूज करेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT वाला। सो गाइस यहां पर DCL निकालना जरूरी हो जाता है। DCL इज इक्वल टू, आप सबको पता है, DOL इंटू DFL होता है। क्योंकि हमारे पास दोनों लेवरेजेस रेडी है, 1.25 इंटू 1.4, तो हमारा DCL कितना आएगा? 1.25 इंटू 1.4, 1.75 टाइम्स का हमारा DCL आ रहा है। यही DCL हमें यूज करना है। देयरफॉर DCL इज इक्वल टू, यूज कीजिएगा फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। और ये फॉर्मूला जब मैं यूज करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1.75 इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन कितना था? 10,50,000, yes, divided by EBT, and therefore your EBT answer will be 10,50,000 divided by 1.75, which comes to 10,50,000 divided by 1.75, which comes to 6 लाख रुपीस का आपका आंसर आता है गाइस। आपका EBT का आंसर कितना आता है? 6 लाख रुपीस। तो यहां पर मेरा EBT निकल चुका है, EBIT निकल चुका है, कंट्रीब्यूशन भी निकल चुका है। इसका मतलब मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने डिटेल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो तो रेडी है मेरे पास। अब क्या करेंगे हम लोग? हम लोगों को तीनों केसेस साथ में सॉल्व करने आएगा। एक एग्जिस्टिंग लेवल लेंगे और तीनों केसेस एक साथ सॉल्व करेंगे, मतलब कुल मिलाकर 4 केसेस एक साथ, एक एग्जिस्टिंग और 3 केसेस जो क्वेश्चन में दे रखे, ऑफ कोर्स अपने पर्टिकुलर कॉलम के साथ। So guys, the format will be very simple. You have to give the heading income statement. Particulars. Case 1, case 2, case 3 and 4. Correct? Case 1, case 2, case 3 and case 4. यहाँ पर थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट और बेटर हो सकता है। पर्टिकुलर्स कॉलम थोड़ा छोटा कर देंगे। केस 1, 2, 3 एंड 4। यस गाइस, ऑलवेज ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, राइट? यहां पर हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, इससे ज्यादा स्ट्रेट लाइन नहीं आते हैं मुझसे, ठीक है? तो सब लोग अपने अपने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। करंट लेवल यहां पर मैं लिख रहा हूं। आपके क्वेश्चन का 3 पार्ट था, तो यहां पर पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, यहां पर पार्ट 2 और यहां पर पार्ट 3 सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है? तो करंट लेवल पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में आ जाएगा, इफ आई नेम दिस एज सीरियल नंबर, सो दैट विल बी सेल्स। सीरियल नंबर, करंट लेवल ऑफ सेल्स कितना है हमारा? करंट लेवल ऑफ सेल्स क्वेश्चन में दे रखा है ना, कितना है हमारा करंट लेवल ऑफ सेल्स? 15 lakhs, करेक्ट? यस, 15 lakhs will be current level of sales. B will be your variable cost. Don't write VC. I can write it, you cannot write, okay? So write variable cost, and then actually variable cost की जरूरत ही नहीं है वहां पर। variable cost लिखने की क्यों जरूरत नहीं है सर? क्योंकि हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, हमारे पास पीवी रेशियो रेडी है, और कंट्रीब्यूशन इनफैक्ट करंट लेवल का तो निकल भी चुका है, राइट? तो हम यहां पर बी पार्ट में बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। देन सेल्स से डायरेक्टली क्या मिल चुका है? कंट्रीब्यूशन कहने से ए का 70% है, क्योंकि पीवी रेशियो आपका 70% है, तो सेल्स का 70% आपका कंट्रीब्यूशन आएगा, राइट? और फिर कंट्रीब्यूशन में से हम लेस करेंगे हमारा फिक्स कॉस्ट, फिर मिलेगा हमें ईबीआईटी। एक्चुअली ईबीआईटी रेडी है हमारे पास करंट लेवल का। फिर उसमें से लेस किया जाएगा इंटरेस्ट,
और मिलेगा हमें ईबीटी। कैन आई कॉल दिस एज टैक्सेबल इनकम? यस, क्वेश्चन में इसी को बुलाया गया है टैक्सेबल इनकम गाइस। ओके, तो यहां पर आपका 15 लाख का 70% आता है 10,50,000। ये आपका कंट्रीब्यूशन है। फिक्स कॉस्ट, हमारा फिक्स कॉस्ट कितना आया? नहीं निकाला हमने। ईबीआईटी कितना है? 7,50,000 आया ईबीआईटी। ओके, तो ईबीआईटी लेंगे 7,50,000, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे हमारा फिक्स कॉस्ट विच कम्स टू 3 लाख रुपीज। This 3 lakh is your balancing figure for the current level. For the current level, this will be your balancing figure. और उसके बाद क्या करेंगे? इंटरेस्ट का नंबर हमारे पास रेडी नहीं है, बट हमारे पास ईबीटी का नंबर जरूर रेडी है 6 lakhs। तो ऑब्वियसली 6 lakhs को वैसे रखेंगे और बैलेंसिंग फिगर विल बी 1,50,000 का इंटरेस्ट। दिस विल बी अगेन बैलेंसिंग फिगर एफ। BF मतलब बैलेंसिंग फिगर होता है इधर, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर रखा है 1,50,000 का और हमारा इनकम स्टेटमेंट रेडी है। फर्स्ट सिनेरियो पढ़ते क्वेश्चन का भी। फर्स्ट सिनेरियो हमें बोलता है परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम मतलब ईबीटी इफ सेल्स इंक्रीज बाय 15%। सेल्स को अगर 15% से बढ़ाया तो क्या होगा? तो गाइस सेल्स को अगर 15% से मैं बढ़ाता हूं तो करंट लेवल ऑफ सेल्स कहां चला जाएगा? 15 lakhs plus 15%, that comes to 17,25,000. So 17,25,000 का सेल्स लेना पड़ेगा। Of course we are solving the first part, और उसके बाद इसका 70% कंट्रीब्यूशन आएगा which comes to 12,07,500। 12,07,500 का मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट, ऑल ऑफ यू नो दैट फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए फिक्स कॉस्ट 3 लाख माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9,07,500। 9,07,500। इसमें से आपका इंटरेस्ट कॉस्ट 1,50,000 का सेम रहता है, तो लेस कर दिया मैंने 1,50,000। और फाइनली मेरा टैक्सेबल इनकम आता है 7,57,500। आप सबका आंसर भी यही आया होगा जिन लोगों ने टेस्ट सॉल्व किया है। तो गाइस 7,57,500 इज योर टैक्सेबल इनकम, बट इन्होंने टैक्सेबल इनकम नहीं पूछा था, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम पूछा था। इसका मतलब यह है कि मुझे इन दोनों का कंपैरिजन कर परसेंटेज चेंज निकालना है। सो आई विल से फर्स्ट पार्ट का आंसर परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम माने के ईबीटी इज इक्वल टू 7,57,500 का न्यू इनकम, एग्जिस्टिंग इनकम मेरा 6 lakhs का डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इनकम 6 lakhs का इनटू 100, दैट विल गिव मी परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय बेस इनटू 100। सो गाइस दिस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 इनटू 100, ऑफ कोर्स दैट गिव्स मी 26.25%। So my answer comes to 26.25%. Are you getting the same answer for the first part? और अगर नहीं तो इस आंसर को अच्छे से देखिए, क्या मिस्टेक्स हुए थे और अकॉर्डिंगली रेक्टिफाई कर आगे बढ़िए। तो सेकेंड पार्ट हम जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है हमें? एवरीबॉडी जस्ट फोकस ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नाउ। सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन सेज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ योर सेल्स डिक्रीज बाय 10%। सेल्स को डिक्रीज करना है 10% से, तो ये 15 लाख का जो ओरिजिनल सेल था सबसे ऊपर जो दिख रहा है करंट लेवल का, उससे 10% से कम करना है। तो 15 लाख को अगर मैं माइनस 10% करूं तो 13,50,000 का न्यू सेल हो जाएगा मेरा। तो 13,50,000 इज माई न्यू सेल। इसका 70% मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा 9,45,000। 9,45,000 will be my new contribution. Of course, my fixed cost will remain same 3 lakhs. तो इसमें से माइनस कर दिया 3 lakh, तो 6,45,000. This will be my EBIT. This will be my EBIT. और इन्होंने पूछा है परसेंटेज चेंजिंग EBIT, तो इसका मतलब मुझे यहां तक ही सॉल्व करना चाहिए इसको। इसके आगे इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि परसेंटेज चेंजिंग EBIT पूछा है। सो गाइस सेकेंड पार्ट का आंसर मैं सॉल्व कर रहा हूं। Percentage change in EBIT will be nothing but new EBIT 6,45,000 minus existing EBIT, वो कितना है? 7,50,000 था। Yes, minus 7,50,000
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ईबीआईटी ऑफ 7,50,000 इंटू 100। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे, so your answer comes to here 14% guys. Your answer comes to 14%. This is the simplest way to solve this. There might be n number of ways to solve, you know, but मैं जो solve कर रहा हूं ये simplest way है जिसमें rounding of differences भी नहीं आएंगे और आपका आंसर ज्यादा करेक्ट आएगा। ठीक है, अब तीसरा और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट पे हम जा रहे हैं। तीसरा पार्ट, लास्ट पड़ाव पार करना है। परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम मतलब फिर से ईबीटी। इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 15%, ईबीआईटी को बढ़ाना है, सेल्स को नहीं, ईबीआईटी को बढ़ाना है 15% से, नो प्रॉब्लम, हम बढ़ा देंगे ईबीआईटी को। ईबीआईटी कितना है, हमने यहां पर बॉक्स में डाला है 7,50,000 है, सो 7,50,000 और इस ईबीआईटी को हमें क्या करना है, 15% से बढ़ाना है, तो इट विल बी 8,62,500। So my new EBIT will be 8,62,500। कैसे आया, इस 7,50,000 का EBIT जो करंट लेवल पे दिख रहा है मुझे, उसको मैंने 15% से बढ़ा दिया। ओके, अब इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट 1,50,000, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रिमेन्स फिक्स। अब आपको मिलेगा नंबर 7,12,500। ये मेरा न्यू टैक्सेबल इनकम आ गया। ऑब्वियसली मुझे इसको एग्जिस्टिंग के साथ कंपेयर करना है, 6 लाख के साथ कंपेयर करना है, तो मैं बुलाऊंगा थर्ड पार्ट के आंसर को परसेंटेज चेंज इन अगेन टैक्सेबल इनकम माने कि ईबीटी इज इक्वल टू 7,12,500 जो न्यू ईबीटी आया माइनस 6 लाख जो ओरिजिनल ईबीटी था डिवाइडेड बाय 6 लाख जो ओरिजिनल ईबीटी है इनटू 100। So that comes to 18.75%. 18.75%. So this is your answer for the third part of your question. I guess first question अच्छे से समझा रहेगा। इसे सॉल्व करने के लिए लगभग हमें डिस्कस करके सॉल्व करने के लिए लगभग हमें 15 मिनट्स का टाइम लगा था, बट एग्जाम में इतना समय लगेगा नहीं। ऑफ कोर्स आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। यस, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 सेज डिस्कस द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर। एक थ्योरी क्वेश्चन है गाइस, डिस्कस द फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर, जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें आपको वेरियस फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर लिखने हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं फाइनेंस मैनेजर के, अगर आपको याद होगा क्लास में रेगुलर बैच में हमने डिस्कस किया है अभी अभी, और अगर आपने पेनड्राइव बैच किया रहेगा तो ऑफ कोर्स आपने आपके लॉजिक से इसे डिस्कस किया रहेगा मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग या पेनड्राइव से। सो फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर इंक्लूड्स सबसे पहले फाइनेंसिंग फंक्शन, जिसमें पैसा लाया जाता है, जिसको हम प्रोक्योरमेंट बोलते हैं, बट प्रोक्योरमेंट के पहले फंड रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन करना होता है। उसके बाद आप फाइनेंसिंग करोगे, मतलब बिजनेस में पैसा लाओगे, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे। यहां पर होता है मेनली रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल। उसके बाद आएंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन में होता है प्रोक्योरमेंट किया हुआ पैसा इन्वेस्ट करना, जिसका टारगेट होता है मैक्सिमम रिटर्न्स कमाना। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पैसा जाएगा, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए जाएगा। देन कमिंग डिविडेंड डिसीजन, जिसके अंदर आता है कितना प्रॉफिट रिटेन करना है, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन कम टू नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज कैश मैनेजमेंट फंक्शन, जिसमें डे टू डे ऑपरेशंस में हमें कितना कैश लगेगा उतना ही बराबर हम एस्टिमेट करके रखेंगे, मेंटेन करेंगे। उसके बाद आता है आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जहां पर कंपनी का परफॉर्मेंस हम देखते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस 2 तरीके से देखा जा सकता है, एक इंटर कंपनी और एक इंट्रा कंपनी, तो ये भी यहां पर आएगा। एंड यूजिंग टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग यू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। उसके बाद आएगा फाइनेंशियल निगोशिएशंस, जो कि लेंडर के साथ किया जा सकता है, मेनली आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करने के लिए। एंड लास्ट आपका फंक्शन आ सकता है मार्केट इंपैक्ट एनालिसिस, जहां पे पास्ट में आपने जो भी डिसीजन मेकिंग लिया रहेगा उसमें शेयर प्राइस पे क्या इंपैक्ट हुआ है वो मेनली हमें मेजर करना होता है। तो गाइस यहां पर जो जो बातें मैं बोल रहा हूं, आई होप आपको सब कुछ समझ रही होगी, और ये सब बातें हमने क्लास में डिस्कस भी की है, तो आई होप आपको समझ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूं आप सबके साथ। यस, तो ये थे आपके फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर, जो कि मैंने 1 2 3 नहीं 5 6 बता दिए, 7 बता दिए। आपको लिखना है एग्जाम में 5 मार्क के लिए 5 फंक्शन ही है, बट याद रखना कभी भी 5 मार्क के लिए 5 फंक्शन लिखने के साथ साथ सब पॉइंट्स भी लिखना है उसके अंदर उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है,
जो हमारे थ्योरी बुक में ऑलरेडी दिया है, राइट। मॉडल आंसर में आपको ये सब चीजें मिल जाती है जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, कि थ्योरी के आंसर भी आपको कैसे लिखने होते हैं। Come on guys, next third question, a practical question, again a very interesting question similar to what we have discussed in the class. So information of A Limited is given below. Earning after tax 8% of sales दे रखा है, इनकम टैक्स रेट 20% है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज 6 टाइम्स दे रखा है, 10% डिवेंचर्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर रुपीज 8 लाख, मतलब 8 लाख पर 10% 80,000 का आपका इंटरेस्ट रहेगा। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट आपको 4 लाख का दे रखा है। एंड रिक्वायर्ड फ्रॉम द डेटा विच इज गिवन हियर, यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग, दिस स्टेटमेंट यू हैव टू कंप्लीट। जहां पे मुझे सेल्स नजर आ रहा है, मतलब XX नथिंग गिवन, वेरिएबल कॉस्ट जो ऊपर दिया है वही नीचे लिखा है 4 लाख का, फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखा है, EBIT नहीं दे रखा है, इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, मगर ऊपर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद EBT नहीं दे रखा है, इनकम टैक्स नहीं दिया है, मगर इनकम टैक्स का रेट जरूर दिया है 20%, और आपके पास EAT दे रखा है। और इन्होंने बोला है कैलकुलेट द फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज फ्रॉम दिस डेटा। तो एक बार ये डेटा रेडी हो जाएगा तो दैट विल बी सच अ सिंपल टास्क। और उसके बाद इन्होंने बोला परसेंटेज चेंज इन EPS निकालो इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 5%, सेल्स इंक्रीजेस बाय 5%। चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग एक टेबल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद तो नीचे वाला पार्ट बहुत ही आसान है। Come on guys, you have to solve this with me. पेपर नहीं लिया रहेगा अब तक, नो प्रॉब्लम। मेरे साथ साथ इस वीडियो के साथ साथ अगर आप सॉल्व करोगे तो वंडरफुल है। अब तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया रहेगा तो प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, मोर सच टेस्ट डिस्कशंस विथ यू गाइस। एंड एक बात याद रखिए, हमने ये एक्सक्लूसिव चैनल PS एकेडमी वाला इसलिए बनाया क्योंकि हमें CA के लेक्चर्स अलग रखना है और हमारे फ्राइडे लेक्चर्स के स्टडीज अलग रखना है। So guys, you need both the channels, okay? Come on, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए एंड बेल आइकन भी हिट कीजिए। Come on guys, you have to like this video, you have to like the efforts we are taking. Come on, अब तक नहीं किया तो जरूर कीजिए। सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 3 को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि टेस्ट में 10 मार्क का क्वेश्चन था। एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए, बट ऑब्वियसली फिगर्स चेंज थे। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन में EAT 8% ऑफ सेल्स दे रखा है। सो लेट अस अज्यूम सेल्स एज, क्या बोलना पड़ेगा बोलो, X ले लेते। आई डोंट लाइक यूजिंग X बिकॉज इतने सारे अल्फाबेट से पता नहीं X ही क्यों यूज करते हैं, बट एनीवेज X है तो यूज कर लेते, कोई बात नहीं। एंड X लेकर इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द सेल्स बी X बोलेंगे। अब ऑब्वियसली 8% ऑफ दिस X विल बी योर EAT, करेक्ट? सो EAT विल बी 0.08x। एक काम कर लेते, इनकम स्टेटमेंट ही पूरा बना देते X के साथ। सो क्या होगा गाइज इस केस में, इनकम स्टेटमेंट बढ़िया सा इनकम स्टेटमेंट बना है, पर्टिकुलर्स amount rupees. Yes friends, are you solving with me? You are looking at this video, you are not supposed to look at the video, you have to solve it guys. Come on, solve करो। X को अगर मैं सेल्स को अगर मैं X ले लूं, सेल्स को अगर मैं X ले लूं तो माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल बी 4 लाख। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 4 lakhs minus X. Come on guys, you have to solve. एंड इसमें से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट जो कि मुझे नहीं दिया है, EBIT जो कि मुझे पता नहीं है फिलहाल, माइनस करेंगे इंटरेस्ट। यस गाइस ये मुझे पता है इंटरेस्ट कितना है, मेरे पास डेट अमाउंट है 8 lakhs इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज 10%, तो 8 लाख पे 10% कम्स टू 80,000 का इंटरेस्ट। EBT मिलेगा मुझे, EBT करेक्ट। इसमें से हम लेस करेंगे 20% टैक्स, टैक्स एट द रेट 20%, और फिर मुझे मिलेगा EAT
But guys, EAT I know 0.08x. 0.08x is nothing but ये जो ऊपर लिखा था ना 8% ऑफ सेल्स, वो लिया है. अब बताइए, अगर 8% ऑफ x that is 0.08x is my EAT, तो ऑब्वियसली ये ऐसा अर्निंग है जो आफ्टर टैक्स है. इसमें 20% टैक्स जाने के बाद कहने से दिस इज 80% अमाउंट. And if this is 80% amount, तो I'll do one thing, 0.08 divided by 80% करेंगे तो 100% अमाउंट मिल जाएगा, मतलब बिफोर टैक्स अमाउंट मिल जाएगा. सो बिफोर टैक्स अमाउंट कम्स टू 0.1x. 0.1x कैसे निकाला हमने? 0.08x को डिवाइडेड बाय 80% किया हमने, तो हमें मिल गया 100% अमाउंट. और टैक्स का अमाउंट ऑब्वियसली इनका बैलेंसिंग फिगर 0.02x हो जाएगा. 0.02x will be your taxation amount and 0.1x will be your before tax amount EBT. अब आप रिवर्स जाओ, ऐसे अगर मैं रिवर्स जाऊं तो ऑब्वियसली मुझे EBIT का फिगर मिल सकता है, बिकॉज EBIT will be nothing but EBIT माइनस इंटरेस्ट विल गिव मी EBT. मेरे पास EBT रेडी है, मेरे पास इंटरेस्ट रेडी है, दोनों को ऐड करके मुझे EBIT मिलेगा. सो माई EBIT विल बी 80,000 प्लस 0.1x. 80,000 प्लस 0.1x. एवरीवन, थोड़ा स्क्रीन पर मेरे पास जगह कम है इसलिए ऐसा दिख रहा होगा. नो प्रॉब्लम, आई ट्राई टू एडजस्ट. आई रब दिस लाइन, शिफ्ट थोड़ा इधर. एवरीथिंग इज पॉसिबल इन टेक्नोलॉजी फेज, सो नो प्रॉब्लम. नाउ आई कैन राइट इट वेरी क्लियरली आई गेस. सो इट विल बी 80,000 प्लस 0.1x. यस, तो ये आ गया मेरे पास EBIT. अब मुझे फिक्स कॉस्ट जो है वो बैलेंसिंग फिगर ही रखना है. जब भी मेरे x के वैल्यूज आ जाएंगे तो ऑब्वियसली मेरा फिक्स कॉस्ट इजीली मिल जाएगा मुझे. अब बताइए गाइस, यहां पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास x के साथ सब कुछ रेडी है, हम लोग DOL का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर DOL गाइस, इफ यू रिमेंबर? कम ऑन टेल मी. Contribution upon EBIT, correct? Contribution upon EBIT is dual. My dual figure is 6. 6 is equal to my contribution number is this one, 4 lakhs minus x divided by my EBIT number is this 80,000 plus 0.1x. Yes, when you solve this mathematically you will get the value of x, but we need to solve it. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे. ये 80,000 प्लस 0.1x को ऑपोजिट साइड ले जाओ, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, सो इट विल बी 4,80,000, करेक्ट, प्लस 0.6x, क्योंकि 0.1x इंटू 6 भी होता है मैथ्स के दुश्मनों. यस, एंड दैट इज इक्वल टू 4 lakh minus x. Now solve this guys, it's very very easy. इसको सॉल्व करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 lakh minus x नहीं आता. एक्चुअली हम यहाँ पर थोड़ा गलत लिख रहे थे. 4 lakh minus x नहीं आता, x minus 4 lakhs आता है. x minus 4 lakhs आएगा ना. यस, तो यहाँ पर भी x minus 4 lakhs ही आएगा. सॉरी, माई मिस्टेक, नो प्रॉब्लम. x minus 4 lakhs, और इसको जब यहाँ पे लिखेंगे x minus 4 lakhs, तो इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी. हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी? इसको सॉल्व करेंगे, नंबर एक साइड लेंगे, सो ऑब्वियसली इट विल बी 8,80,000. x अपोजिट साइड लेंगे तो इट विल बी 0.4x, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 8,80,000 डिवाइडेड बाय 0.4. तो 8,80,000 डिवाइड बाय 0.4 करो, your answer comes to 22 lakhs. And what is 22 lakhs guys? It is your सेल्स का नंबर. सेल्स का नंबर आ गया ना तो बस पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अब सेम चीज हम लोग ऑब्वियसली सॉल्व कर सकते हैं नंबर्स के साथ. अगर मैं आपको यहीं पर दिखा दूं नंबर के साथ क्या होगा, तो हमारा x का वैल्यू आ चुका है 22 lakhs, करेक्ट. माइनस करेंगे 4 लाख. ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसा आपको सेम कॉलम इधर ही इंसर्ट नहीं करना है, आपको सेपरेटली सॉल्व करना है. सो 22 माइनस 4 करेंगे तो 18 lakhs आ जाएगा इधर.
फिक्स कॉस्ट हमें पता नहीं है, नो प्रॉब्लम। 22 lakhs का 8% निकाल लो और डायरेक्ट ईएटी आ जाएगा आपके पास, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स इज 8% ऑफ 22 lakhs। आई एम राइटिंग हियर 22 lakhs का 8% एंड दैट कम्स टू 1,76,000 आई गेस, 1,76,000। अब इसको हम 20% मानेंगे और इसको डिवाइडेड बाय 20% करेंगे तो हमें 8,80,000 का ईबीटी मिलेगा। 8,80,000 का हमें क्या मिलेगा, एक बार चेक कर लेते। आपके पास 1,76,000 का फिगर आ रहा है और ये हमारा 20% वाला फिगर, ये हमारा 80% वाला फिगर है। तो इसको डिवाइडेड बाय 80% करना होगा, इसको डिवाइड बाय 80% करेंगे तो 2,20,000 आता है। सो इट विल बी 1,76,000 divided by 80%. 1,76,000 divided by 80%, that comes to 2,20,000 and इसका obviously 20% tax है, so 20% tax comes to 44,000. 44,000 कैसे आया, उस 2,20,000 का 20% निकाला। ये 2,20,000 कैसे आया, इस 1,76,000 का डिवाइडेड बाय 80% करके 100% निकाला। यस, अब क्या करना है हमें, इंटरेस्ट का फिगर तो रेडी है हमारे पास 80,000, रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। 2,20,000 में 80,000 ऐड करो तो ये आ जाएगा आपके पास 3 लाख का नंबर। 3 लाख का नंबर आ गया आपके पास। यस फ्रेंड्स, नाउ व्हाट, this will be your balancing figure and your balancing figure will be fixed cost. Fixed cost comes to how much, 15 lakh rupees. Fixed cost comes to balancing figure 15 lakh rupees. मेरे पास इनकम स्टेटमेंट पूरा रेडी है, आप सबने देखा हमने कैसे सॉल्व किया इसे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं एवरीवन। इसको सॉल्व करने के लिए लगभग हमें एडिशनल 15 मिनट्स का टाइम लगा है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये भी मैं डिस्कस करके सॉल्व कर रहा हूं इसलिए 15 मिनट्स लग रहा है। गाइज आपको एग्जाम में इससे भी कम टाइम लगना चाहिए। वैसे 15 मिनट्स भी आपको एग्जाम में अवेलेबल है। 10 मार्क के क्वेश्चन के एंगल से 1 मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट होता है। डोंट वरी एट ऑल। 10 मार्क के लिए 18 मिनट होते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। हमने तो डिस्कस करके 15 मिनट में सॉल्व किया है। अब लास्ट ट्रेंडिंग पार्ट इसका सॉल्व करना है। कैलकुलेट द फाइनेंशियल लिवरेज बोला इन्होंने, चलो सॉल्व कर लेते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज बोला, पूरा इनकम स्टेटमेंट रेडी है। ये दो आसान चीजें तो आसानी से निकल जाएगी। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है DFL is equal to EBIT upon EBT. What is my EBIT number? 3 lakhs. What is my EBT number? That is 2,20,000. दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1.36 टाइम्स आता है। 1.36 टाइम्स। आर यू गेटिंग द सेम आंसर? 3 लाख डिवाइडेड बाय 2.2 मतलब 2,20,000. So it comes to 1.363636. So I am writing 1.36 here. सेम क्वेश्चन में एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में ही इन्होंने आपको एक और चीज पूछी, डीएफएल के साथ साथ इनको डीसीएल भी चाहिए था। नो प्रॉब्लम, डीसीएल का फॉर्मूला रहेगा आपके पास कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, या आप ले लो सीधा सीधा डीओएल इंटू डीएफएल। डीओएल रेडी हमारे पास 1.36 जो हमने क्वेश्चन में दे रखा है। हमारे पास कितना दे रखा है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 6 टाइम्स दे रखा है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हमारे पास दे रखा है 6 टाइम्स और ये आया 1.36 टाइम्स। सो 1.36 इंटू 6 करेंगे तो 8.18 टाइम्स का कंबाइंड लेवरेज आता है मेरे पास। 8.18 टाइम्स का कंबाइंड लेवरेज। आई होप सबको समझ रहा है, सब लोग कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो प्लीज लाइक इट, like your efforts, like my efforts, because we are doing it together. Come on guys, learn to appreciate, always understand, learn to appreciate. Okay, second part of the question, और second part of the question क्या बोला, मैं तो भूल भी गया था। second part of question बोलता है calculate the percentage change in EPS if sales increases by 5%. अगर आपका सेल्स 5% से बढ़ता है तो EPS के अंदर कितना चेंज होगा, मुझे बताइए। सेल्स से लेकर EPS तक कौन सा लेवरेज डील करता है? यस, कंबाइंड लेवरेज डील करता है। तो आई डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड लेवरेज। DCL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स।
use this formula and get your answer. Your DCL is 8.18 is equal to percentage change in EPS, we don't know. Percentage change in sales, they have given us 5%. So solve this and get the percentage change in EPS. यहां पर सिर्फ एक काम करना, 1.18 पूरा लेना इंटू 5 करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 40.91%. 40.909090 है, मतलब 40.91% है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डायरेक्टली. करेक्ट. आई होप सबका ये आंसर मैच हुआ है, सबको ये समझा है. दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर, yes, question number 3 which we have solved it together. Now coming to question number 4. Yes, I hope सब लोग fantastically fabulous तरीके से solve कर रहे हैं. Question number 4 की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ. Question number 4 बोलता है the following details of a company for the year ended 31st March 2021 are given to us, and now they are saying operating leverage, combined leverage, fixed cost excluding interest, sales का फिगर, डिबेंचर 8% 30,25,000 and equity share capital of 34 lakhs. Income tax rate is given 30%. Now friends, what they are saying, calculate the financial leverage, PV ratio, EPS also. If the company belongs to an industry whose assets turnover ratio is 1.5 times, does this company have a high or low asset leverage या turnover? And lastly, at what level of sales the EBIT of the company will be equal to 0. 4 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में पूछा गया 10 मार्क के लिए. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, बिकॉज इस क्वेश्चन में मल्टीपल तरीके से मल्टीपल आंसर आते हैं. मैं क्या ही तो बोलूं इस क्वेश्चन के बारे में. एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतने आंसर आएंगे. पता नहीं इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन क्यों देता है जिसमें एम्बिग्यूटी इन्वॉल्व होती है, बट क्योंकि ये है और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के टेस्ट सीरीज में भी ये डालने बोला है. यस गाइस, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई शो यू डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट वैरायटी ऑफ आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन. ओके, रेडी हो आप लोग? चलिए सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम्स, कंबाइंड लेवरेज मुझे दिया है 2.5 टाइम्स. तो मैं डीसीएल निकाल डीसीएल और डीओएल की मदद से डीएफएल निकाल सकता हूं, राइट. सो आई विल से डीएफएल इज इक्वल टू, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर डीएफएल? यस, डीसीएल डिवाइडेड बाय डीओएल. करेक्ट. सो व्हाट इज माय डीसीएल गिवन? 2.5. व्हाट इज माय डीओएल गिवन? 2 टाइम्स. So 2.5 divided by 2 without calci 1.25 times. Correct? 1.25 times is my DFL का answer. Now I'll do one thing. I'll calculate the PV ratio and EPS. Correct? I'll calculate the PV ratio and, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो चुका है, मेरे सेकंड पार्ट पे मैं जा रहा हूँ. सेकंड पार्ट में बोला है पीवी रेशियो निकालो और ईपीएस निकालो. पीवी रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी अगर मैं कंट्रीब्यूशन को ढूंढना चाहूं यूजिंग डीओएल फार्मूला, इज इट पॉसिबल फॉर मी? आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द पीवी रेशियो. इज इट पॉसिबल फॉर मी? ओके, पीवी रेशियो एंड ईपीएस वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. तो हम सबसे पहले डीओएल का फॉर्मूला यूज करेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. डू आई नो माय डीओएल? यस, इट्स 2 टाइम्स. डू आई नो माय कंट्रीब्यूशन? नो, आई डोंट नो माय कंट्रीब्यूशन. Do I know my EBIT? No, I don't know my EBIT, but I know one thing, contribution minus fixed cost gives me EBIT. So I'll write here contribution minus fixed cost. Guys, fixed cost is given to us. Fixed cost excluding interest is given to us 3,40,000. Correct na? 3,40,000. Look at the question man. 3,40,000 दिया है, right? Fixed cost. तो मैं वही fixed cost यहाँ पर यूज कर रहा हूँ. अब बस इसको सॉल्व करके हमें आसानी से कंट्रीब्यूशन का नंबर मिल जाएगा. 2 contribution minus 6,80,000 is equal to 1 contribution. Therefore, contribution is equal to, what will be the answer for contribution? It will be 6,80,000 का contribution. मैथमेटिकली आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6,80,000 का कंट्रीब्यूशन नंबर. यस फ्रेंड्स, यहां तक तो आप पहुंच ही गए रहेंगे. अब पीवी रेशियो निकालना बहुत आसान है.
What is the formula for PV ratio? PV ratio is contribution upon sales into 100. So do I know my contribution? Yes, 6,80,000. Do I know my sales? Yes, 50 lakhs. छपा है क्वेश्चन में गाइस, तो जरा निकालिए आंसर. 6,80,000 डिवाइडेड बाय 50 lakhs into 100, that comes to 13.6%. So my PV ratio is 13.6% का PV ratio. I told you earlier also there are multiple answer for this single question. I'll tell you every possible answer, don't worry. Now what will happen? PV ratio is ready, contribution is ready. क्योंकि मेरे पास contribution है तो मेरा फिक्स कॉस्ट रेडी है, तो मैं इनकम स्टेटमेंट बनाने का ट्राई कर सकता हूं. यहां पर सर इनकम स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं? बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ईपीएस. सो इनकम स्टेटमेंट, ignore my handwriting and start focusing on the answer. Particulars, amount rupees. Start with sales 50 lakhs minus variable cost. क्यों चाहिए वेरिएबल कॉस्ट? डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन लिख दे पीवी रेशियो की मदद से. कंट्रीब्यूशन रेडी है हमारे पास. रादर कंट्रीब्यूशन कितना आया था हमारे पास? 6,80,000. तो यहां लिख देंगे 6,80,000. अल्टीमेटली मुझे ईपीएस निकालने से मतलब है, मैं अपने स्टेप्स क्यों बढ़ाऊं? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया है मेरे पास 3,40,000. तो 680 माइनस 3.4, 3,50 is remaining 3,40. yes, EBIT is 3,40,000. इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट. फ्रेंड्स इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है क्या मेरे पास? यस, डिबेंचर कितने के? 30,25,000. लैक्स लिख देते आगे, कंफ्यूजन नहीं चाहिए लाइफ में. इनटू कितना परसेंट? 8%. तो 30,25,000 into 8%, that comes to 2,42,000 guys. 2,42,000. अगर मैं इसमें से निकाल दूं 3,40,000 में से, तो मेरे पास आंसर बचता है 98,000. व्हाट इज 98,000? ईबीटी. इस पर लेस करेंगे टैक्स. टैक्स कितना रेट दे रखा है? 30%. यस, 30%. सो इसका 30% आता है 29,400. 29,400 मेरा टैक्स चला गया. और अगर मैं निकालू रिमेनिंग अमाउंट तो इट इज 68,600. 68,600. दिस इज माय EAT. और इसके बेसिस पर मैं निकालूंगा EPS, दैट इज नथिंग बट EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. So it will be 68,600 divided by नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रखे? आपके पास 10 ईच के 34 लाख अमाउंट के शेयर्स है. 34 लाख डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 3,40,000 होता है. सो दिस डिवाइडेड बाय 3,40,000 करूंगा मैं, तो मेरा आंसर आएगा 0.20 का मेरा ईपीएस आता है गाइस. नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले? 34 लाख का टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय 10 ईच is 3,40,000 नंबर ऑफ शेयर्स. तो यहां पर मेरा पहला आंसर आता है जो इंस्टीट्यूट के मुताबिक आंसर है, और ये मेरा ईपीएस आ गया. अब थर्ड पार्ट में बोला है कि भाई साहब आप ना इसका एसेट टर्नओवर रेशियो वगैरह निकालो. चलो एक काम कर लेते, थर्ड पार्ट पे जाने के पहले सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन मैं आपको और दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं. कलर चेंज. और अब ये और केस में ऐसा होगा कि आंसर अलग, अल्टरनेटिवली सेम आंसर आना चाहिए, बस आंसर अलग आ रहा है. आंसर अलग कैसे आता है देख लीजिए. आप सबसे पहले क्या करोगे? डीएफएल तक पहुंच जाओगे. डीएफएल बिल्कुल सेम आएगा, 1.25 आएगा, क्योंकि डीसीएल डिवाइडेड बाय डीओएल करोगे आप. अब क्या करोगे आप? डीएफएल का फॉर्मूला यूज करो. आपको याद है पहले हम किसका फॉर्मूला यूज किए थे? तो डीओएल का फॉर्मूला यूज किए थे. तो आंसर मेरा 0.20 आ रहा था. अब मैं डीएफएल का फॉर्मूला यूज करूंगा. डीएफएल का फॉर्मूला है सर EBIT अपॉन
ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ऐसा बोल सकते हैं ना? यस, सो इट इज ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। अब बताइए डीएफएल कितना था हमारा, 1.25 था सर, इज इक्वल टू ईबीआईटी पता नहीं है सर, अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट का फिगर है 2,42,000। देख लीजिए ऊपर इंटरेस्ट का फिगर है 2,42,000। सो 2,42,000 यहां पर ले लिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका ईबीटी कुछ और ही आता है, 1.25 ईबीआईटी माइनस 1.25 इंटू 2,42,000 अगर मैं करूंगा तो 3,02,500 is equal to EBIT, 1 EBIT of course. Therefore, 0.25 EBIT is equal to 3,02,500. Therefore, EBIT is equal to this divided by 0.25, and if I divide this, I'll get the answer 12,10,000. I get the answer 12,10,000. This is my another answer, guys. Are you getting the same answer, same logic by DFL of course? अगर आप DFL यूज करोगे तो आंसर ये आएगा, जबकि मेरा EBIT ऊपर कुछ और ही आया था, ये देखिए। Are you understanding? So this is the funny part of this question. Therefore, I purposefully put this question in the test series so that you understand that one single question can have multiple answer at times. But this is faulty. This should not happen, I know. बट एग्जामिनर के पास पेपर चेकिंग के वक्त मॉडल आंसर होता है, और मॉडल आंसर के वक्त ये सब पॉसिबल ऑप्शंस अल्टरनेटिव तरीके से आंसर जो है वो सब उसके पास रेडी होते हैं। सो नथिंग टू वरी। अरे सर मैंने तो ड्यूएल से सॉल्व किया था, ये तो आंसर डीएफएल से दिख रहा है, नथिंग टू वरी। ओके, सो ऑब्वियसली अगर मैं ये ईबीआईटी लेकर सॉल्व करूंगा आगे का पार्ट तो मेरा पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे कि अब ये ईबीआईटी यूज करके आई कैन इजीली फाइंड द कंट्रीब्यूशन, बिकॉज कंट्रीब्यूशन इज ईबीआईटी प्लस fixed cost. I know my EBIT is 12,10,000. I know my fixed cost is 3,40,000 given in the question. So obviously my answer of contribution comes to 15,50,000. Now look at this contribution number, जबकि मेरा contribution पहले कुछ और ही था। Yes, this is the funny part of it. And फिर obviously इससे मेरा PV ratio भी कुछ और ही आएगा फिर, right? बिकॉज मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन नंबर ही चेंज है, सेल्स का नंबर वही है, सो इट विल बी पीवी रेशियो इज इक्वल टू contribution upon sales into 100, so it will be nothing but 15,50,000 divided by sales कितना था 50 lakh into 100 divided by 50 lakhs into 100, that comes to 31%. Can you believe 31%? जबकि मेरा पीवी रेशियो यहाँ पर निकला था 13.60 और यहाँ पर आ रहा है 31%. Are you understanding the difference? The PV ratio is 31% in my second solution. So obviously my answers are not matching in this way. Okay, no problem. Alternative solution है but different तरीके से आंसर आ रहे हैं, सब कुछ अलग आ रहा है. Now coming to EBT, which will be EBIT minus interest. So obviously 12,10,000 minus interest of 2,42,000 will give me answer 9,68,000. 9,68,000 जबकि पहले वाला EBT जो था वो कुछ और ही था क्या? Yes, it was 98,000. Now this is 9,68,000. And of course my EPS will also change, my tax will also change. So my EAT will be nothing but, इस पर भर दो tax 9,68,000 minus 30% tax, 9,68,000 minus 30% comes to 6,77,600. ये मेरा EAT आया जबकि पहले वाला EAT कुछ और ही था. And finally मेरा EPS will be this number divided by 3,40,000 shares. So my EPS comes to 2 rupees approx.
1.992 मतलब 2 रुपीज, 1.992 इज नथिंग बट 2 रुपीज का ईपीएस। ये आ रहा है मेरा ईपीएस सेकेंड मेथड से। आपको मैं बता दूं, पहले वाला सॉल्यूशन हमने डीओएल से सॉल्व किया था, अभी वाला सॉल्यूशन हमने डीएफएल से सॉल्व किया था। इसका मेथड नंबर 1 2 अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर्स आते हैं, नथिंग टू वरी। आप आपके लॉजिक से सही हो तो बात सब सही है। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसका आंसर सब जगह सेम ही आता है। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या था? इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री जिसका एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 टाइम्स का है, तो आप बताइए तो इस कंपनी का क्या होगा। तो थर्ड पार्ट पे आ रहा हूं मैं। सॉल्यूशन मैंने दोनों तरीके से बताया, डीओएल से भी बताया, डीएफएल से भी बताया। ओके, देयर माइट बी एन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है, नथिंग टू वरी। आपका अगर फॉर्मूला करेक्ट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेक्ट है, तो आप करेक्ट हो। यस, थर्ड पार्ट बोलेंगे एसेट टर्नओवर रेशियो। The formula is sales divided by total assets. Don't use short form in exam. I can use anything because I have all rights reserved. 50 lakhs का सेल्स है मेरा। अब मेरे टोटल एसेट्स कितने करेंगे? जितना डेट प्लस इक्विटी रहेगा। डेट कितने का है मेरा? 30,25,000 का डेट है। लिख देता हूँ आपके लिए इधर, 30,25,000 का डेट है, प्लस इक्विटी कितने का है? 34 लाख का इक्विटी है। 34 लाख का इक्विटी है। अगर दोनों का टोटल करूं तो 64,25,000 होता है। सो ऑब्वियसली अगर मैं अब डिवाइड करके आंसर निकालूं तो मेरा फाइनल आंसर 0.7782 टाइम्स आ रहा है। मेरा एसेट टर्नओवर रेशियो 0.7782 आ रहा है। ऑब्वियसली कोई भी डीओएल से सॉल्व करो, डीएफएल से सॉल्व करो, कुछ भी सॉल्व करो, सेल्स तो क्वेश्चन में छपे, डेट इक्विटी का फिगर क्वेश्चन में छपा है, तो ये आंसर चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले बाकी मेथड से सॉल्व करके थर्ड पार्ट पे आया हूं। ओके, तो यहां तक का पिक्चर क्लियर है सबको। आंसर मेरा 0.7782 आ रहा है। ऑब्वियसली ये जो एसेट टर्नओवर रेशियो ये इंडस्ट्री से कम है। इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, 1.5 टाइम्स का है। सो ये फर्म है और ये इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्री के पास सेल्स जनरेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है। जब इंडस्ट्री के पास इतना बड़ा पैसा रहेगा, डेट प्लस इक्विटी वाला 60 जो भी आंसर बोला अपन ने 34 लाख प्लस 30,25,000 दैट वाज 64,25,000। अगर इंडस्ट्री के पास 64,25,000 दे दिया एज टोटल एसेट्स, तो वो उसका 1.5 टाइम्स का सेल करते हैं, मतलब उनका सेल होता था 96 लाख का समथिंग। 96 लाख समथिंग सेल कर पाएंगे, मतलब 1.5 टाइम्स का सेल कर पाएंगे। और अपन लोग सेल्स कर पा रहे सिर्फ 50 कितने लाख का? 50 लाख का। सो ऑब्वियसली वी आर नॉट इवन रीचिंग 1 टाइम का सेल्स। जितने के एसेट्स एम्प्लॉयड है उतना भी सेल्स जनरेट नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है। सो ऑब्वियसली वी हैव अ लो एसेट लेवरेज, वी हैव अ लो एसेट टर्नओवर रेशियो, which is not good for our company because we are not able to generate more sales. Yes, this was the third part. Now coming to the fourth and the last part. क्या पूछा था fourth part में? At what level of sales the EBT of the company will be equal to 0? EBT of the company will be equal to 0. अब ये fourth part को solve करने के लिए of course आपको EBT का number 0 करना है। तो ऐसा कौन सा level of sales रहेगा बोल रहे वो लोग। अब आप क्या करोगे? एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी विल बी इक्वल टू 0। ईबीटी को 0 बनाकर रिवर्स कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स कॉमा ईबीटी इज इक्वल टू 0। सो गाइस इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमें इनकम स्टेटमेंट से सॉल्व करना है, मगर एक दिक्कत है, इनकम स्टेटमेंट से सॉल्व करेंगे तो आंसर अलग अलग केसेस में अलग अलग आएंगे, क्योंकि हमारे इनकम स्टेटमेंट में ही नंबर्स अलग आ रहे हैं ना। चलो सेल्स, और सेल्स के बेसिस पर हम लोग निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन, जो कि पीवी रेशियो की मदद से आता है, और पीवी रेशियो कुछ और ही आ रहा है, अजीब पीवी रेशियोज आ रहे हैं हमारे पास। और फिर कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया है, तो मुझे मिलेगा मेरा ईबीआईटी। लेस करेंगे इंटरेस्ट जो कि क्वेश्चन में दिया है, तो मुझे मिलेगा मेरा ईबीटी। इस पर लेस करेंगे टैक्स एट द रेट 30%, तो मुझे मिल जाएगा मेरा ईएटी।
ये लोग क्या करना चाहते हैं, अच्छा ईबीटी तक तो जाना ही नहीं है, हमें ईबीटी को ही जीरो बनाना है, नो प्रॉब्लम, यहां पर रुक जाएंगे, ईबीटी को ही जीरो बनाकर आगे बढ़ते हैं। लेट दिस ईबीटी बी जीरो। अब बात करेंगे इंटरेस्ट की, 30,25,000 इंटू 8%, तो मेरा इंटरेस्ट का फिगर तो फिक्स है, मेरा 2,42,000 का इंटरेस्ट है, तो रिवर्स जा रहे हैं हम लोग, तो ईबीआईटी भी 2,42,000 होना चाहिए। तो उस लॉजिक से मेरा एडिशन करेंगे तो 5,82,000 का फिक्स कॉस्ट आएगा, 5,82,000 का मेरा, सॉरी फिक्स कॉस्ट लेना पड़ेगा यहां पर, आई एम सो सॉरी, यहां पर फिक्स कॉस्ट लेना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3,40,000 का फिक्स कॉस्ट है, सो 3,40,000 का फिक्स कॉस्ट है। अब रिवर्स जाके एडिशन करना पड़ेगा, तो 3,40,000 प्लस 2,42,000, सो इट कम्स टू 5,82,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन, 5,82,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, विच इज नथिंग बट ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट इज माय कंट्रीब्यूशन। अब मुझे क्या करना है, पीवी रेशो की मदद से सेल्स निकालना है, मगर मेरे पीवी रेशो अलग अलग केसेस में अलग अलग है। आई विल से कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, दोनों पीवी रेशो निकालेंगे तो दोनों आंसर अलग अलग आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम लोग पीवी रेशो फर्स्ट वाला ले लेंगे जो कि 13% था, आई गेस, यस 13.60%, 13.60% अगर लेंगे तो आंसर कितना आता है, चेक करते हैं एक बार। यस, सो आई राइट हियर 5,82,000 का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 13.6%, divided by 13.6%, that gives me answer 42,79,411 का सेल्स। बट ये सेल्स वाला नंबर आपका मेथड 1 से आ रहा है जिस वक्त आप पीवी रेशियो यूज कर रहे हो 13.6। अगर 13.6 पीवी रेशियो नहीं यूज करेंगे तो आंसर कुछ और भी आता है। अलग अलग मेथड से आई टोल्ड यू अलग अलग आंसर आते हैं, जैसे कि 5,82 तक सब कुछ सेम रहेगा, बट उसके बाद पीवी रेशियो चेंज करने से आंसर चेंज हो जाएगा। I'll show you alternate answer here। आपका यही आंसर नेक्स्ट केस में कितना आ सकता है, मैं वो ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। यहां पर यहां तक का पूरा आंसर सेम रहेगा, 5,82,000 वाला। अब इस 5,82,000 को डिवाइडेड बाय नेक्स्ट पीवी रेशियो अगर मैं करूं, जो कि मेरा अगला पीवी रेशियो कितना आया था 31% वाला, तो 5,82,000 डिवाइडेड बाय 31% करेंगे तो 18,77,419 आंसर आता है। फिर मेरा आंसर कितना आता है, 18 लाख, थोड़ा सा स्विच हो गया, हाँ राइट, इट विल बी 18,77,419। आप देख रहे हो मल्टीपल आंसर आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट क्या करें ना, ultimately fundamentally we are correct, question is giving us multiple answer, because we go by one method we are getting one answer, we go by another method we are getting another answer. So that's the funniest part of this question, therefore particularly mentioned in your test series, so that you should be well acquainted कि ऐसा भी possible है। मॉडल आंसर में मैंने एक ही सॉल्यूशन दिखाया है, बट मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल है, ये मैं आपको यहां सॉल्व करके दिखा चुका हूं, राइट। Now coming to the last part, difference between the financial management and financial accounting. This was very well in detail discussed in our class. Already हमारे पास 1 घंटा हो गया हम डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको मजा आया होगा, मल्टीपल सॉल्यूशंस देखकर आपको समझा होगा कि आप गलत नहीं थे, क्वेश्चन गलत था। तो लास्ट पार्ट जो था थ्योरी पार्ट, ये जो डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो आप सबको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट ओरिएंटेड होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप डिसीजन मेकिंग करते हो, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जनरेट करते हो इंफॉर्मेशन जो एंटिटी ऑपरेशन से कर रहा है। तो आपका एंड रिजल्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो उन्हीं को यूज कर हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं फ्यूचर का। अल्टीमेटली
आपका यहाँ पर मेजरमेंट कंसेप्ट, रिकॉग्निशन कंसेप्ट, डिस्क्लोजर कंसेप्ट आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इट्स ऑल अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए यू आर गाइडेड बाय योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट्स, लीगल रिक्वायरमेंट, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यू आर टोटली गाइडेड, ड्रिवन बाय योर टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। One is for accounting purpose, that is for legal statutory purpose, the other is for management purpose. So these were some of the differences between financial management and financial accounting. I hope friends ये मेरे efforts आपको पसंद आ रहे हैं, और ऐसे ही बिल्कुल हम लोग नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे एक बार हमारे चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के टेस्ट के लिए, विच इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपने अब तक टेस्ट सीरीज एनरोल नहीं की रहेगी तो प्लीज तुरंत इस नंबर पे कॉल कीजिएगा और आपके टेस्ट सीरीज बुक कीजिएगा टू हैव अ वेरी गुड स्कोर in your intermediate classes. So this is our test series divisions contact number. I am the mentor for all the test series which we conduct at foundation level, inter level and final level. Also we are going to launch the test series very soon. So we have launched it for chapter wise test series. Already admissions are open for portion wise test series also. In portion wise test series we take 50% syllabus, then next 50% syllabus we call this as A, दिस इज एज बी, मतलब पहले 50% होगा फिर 50% होगा और थर्ड टेस्ट जो होगा वो डायरेक्टली 100% सिलेबस पे होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज एंड चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज अलग मॉडल है। सो हम जो डील कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज से। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीक विद नेक्स्ट टेस्ट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।